अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया इट इज अ कंडीशन that if oxygen supply to the blood and tissues is reduced because of interference with the respiration, it is also called as anoxia, anoxemia और hypoxia। ये वो कंडीशन है जिसमें ब्लड सप्लाई जो है या ऑक्सीजन की सप्लाई वो कम हो जाए टिश्यूज़ को, किसकी वजह से, कोई भी रेस्पिरेशन की इंटरफेरेंस की वजह से, तो इसको हम कहेंगे एस्फिक्सिया। इसके दूसरे नाम भी हैं एनोक्सिया, नोक्सीमिया और हाइपोक्सिया। अच्छा जी, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? मल्टीपल इसकी काजेज़ हैं। सबसे पहले तो बाहर से जो हमारा एयर पैसेज है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो वो वजह हो सकती है कि एस्फिक्सिया, हमारा सांस नहीं आ रहा तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन की कमी होगी, फॉर एग्जांपल हैंगिंग, स्ट्रेंगुलेशन, थ्रॉटलिंग वगैरह में। फिर है जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑरिफिसेज हैं जहाँ से हम सांस अंदर लेके जाते हैं, वो अगर बंद कर दिए गए हैं तो फिर भी सांस नहीं आएगा, एस्फिक्सिया होगा, फॉर एग्जांपल स्मोदरिंग जो एक है। फिर है जी एयर पैसेज की ऑक्लूड कर दिया गया है, उसको किसी वजह से अंदर से रोक दिया गया है, फॉर एग्जांपल ड्राउनिंग है, या चेस्ट पे प्रेशर डाला दे जाए, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था स्टैम्पीड, तो उसकी वजह से भी सांस लेने में दुश्वारी होगी, तो फिर डेफिनेटली एस्फिक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर कोई ऐसी गैस हमने इनहेल कर लिया जो इरेस्पिरेबल है, हमारे लिए सूटेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर भी हाइपोक्सिया होगा। रेस्पिरेटरी मसल हमारे काम नहीं कर रहे पॉइजनिंग की वजह से, या वैसे स्पैज्म हो गया है, तो फिर भी हाइपोक्सिया होगा। जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, वो अगर पैरालाइज हो गया या इफेक्टेड हो गया किसी नार्कोटिक या एनेस्थीसिया की वजह से, तो भी हमारी रेस्पिरेशन ठीक नहीं होगी और अल्टीमेटली हमारी हाइपोक्सिया होगा। या हमारा जो है एंजियोन्यूरिक एंजियो न्यूरोटिक एडिमा हो गया है, ठीक है। एंजियो मीन्स के जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी जो ब्रेन का सेंटर उसको उनको कंट्रोल करता है, उनका कोई इशू हो गया है, एडिमा हो गया, तो जिसकी वजह से हमारा अपर रेस्पिरेटरी पैसेज फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, काम नहीं कर रहा, तो फिर भी हाइपोक्सिया होगा। मीन्स कि हर वो कंडीशन जिसकी वजह से हमारा सांस में इफेक्ट आ रहा है, सांस लेने में हमारी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, तो वो सारी कंडीशन हाइपोक्सिया काज करेंगी। अच्छा जी, हाइपोक्सिया के फीचर्स क्या होते हैं? साइनोसिस है जनाब, कैपिलरी डायलिटेशन है, कैपिलरी स्टेसिस है, और राइज ऑफ कैपिलरी प्रेशर है। अब साइनोसिस क्या है? ये जिस तरह स्किन की डिस्कलरेशन होती है ना, ब्लूश सी, तो इस तरह जब कैपिलरीज की भी हो जाए, ब्लूश सी कैपिलरीज हो जाए, तो वो एक फीचर है हाइपोक्सिया का या एस्फिक्सिया का, कि ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन कम होती है तो कैपिलरी, जिस तरह वेन्स ब्लू होती हैं उस तरह कैपिलरीज भी ब्लू होने शुरू हो जाती हैं, कैपिलरी डायलेट हो जाती हैं, कैपिलरीज के अंदर स्टेसिस, ब्लड रुक जाता है कुछ जगह पे, और कैपिलरी का जो इंटरनल प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। इसके साथ कैपिलरी डायलेट होती हैं तो फिर साथ में उनकी परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है, परमिएबल हो जाती हैं, और टार्डियो स्पॉट्स बन जाते हैं, जो मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे ब्लड रुकता है तो फिर जो स्पॉट्स बनते हैं वो टार्डियो स्पॉट्स हैं, और जो हमारे स्फिंक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम है जिसमें एस्फिक्सिया का प्रोसेस शो किया गया है। सबसे पहले क्या होता है? रिडक्शन इन O2 टेंशन, जो ऑक्सीजन की टेंशन है उसमें कमी। ये टेंशन जो हम लेते हैं वो नहीं, वैसे ऑक्सीजन की जो प्रेशर है या टेंशन है उसकी कमी को हम कहते हैं कि रिडक्शन इन ऑक्सीजन टेंशन। जब ये कम होगी तो कैपिलरी होगी डायलेट, कैपिलरी डायलेट होगी तो जो कुछ ब्लड अंदर है हो सकता है वो स्टेसिस में जाए, रुके। फिर कैपिलरी एंगोर्जमेंट है, आपने देखा होगा कुछ ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं ना, उनमें टांगों में आपने देखा होगा ज़रा मोटे मोटे कैपिलरीज या वेन्स नज़र आ रही होती है, मीन्स के कुछ जगह से कैपिलरी जो है वो स्वेल कर जाएगी। फिर रिडक्शन ऑफ ब्लड इन स्टेसिस ऑफ ब्लड इन आर्गन्स, जो ब्लड आर्गन्स में है, क्योंकि ये फ्लो ही पूरा ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पे भी ब्लड रुक जाएगा, वहाँ पे भी पूरा फ्लो नहीं होगा। फिर है जी डिमिनिश्ड वीनस रिटर्न टू दी हार्ट, जो हार्ट है उसको वीनस जो वापस ब्लड जाना था, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी कम आ रहा है तो वो रुक जाएगा। फिर पल्मोनरी फ्लो, क्योंकि जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाना है ब्लड, वो भी कम हो जाएगा, और डेफिनेटली फिर इसके नतीजे में डेफिशिएंट ऑक्सीजन होगी। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगी हमारी लंग्स में, तो फिर एस्फिक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन है आपसे, आपको कोई इसमें डायग्राम में? डायग्राम से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन? ओके।
अब है जी मैकेनिकल एस्फिक्सियल डेथ्स। मैकेनिकल वही चीज़ होती है जिसमें कोई फिजिक्स इन्वॉल्व हो ना, और वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ किस किस तरह की होती है मैकेनिकल एस्फिक्सिया? हैंगिंग है, स्ट्रेंगुलेशन है, हैंगिंग लटकना, स्ट्रेंगुलेशन जो कोई और बंदा कोई रस्सी से गले में उसको मतलब मारे, गले में डाल के रस्सी वगैरह, सफोकेशन सांस रुक जाना किसी वजह से, ड्राउनिंग है, ये सारी कौन सी हैं कि मैकेनिकल एस्फिक्सियल डेथ्स हैं। हैंगिंग, हैंगिंग इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एस्फिक्सियल डेथ। इसमें काज ऑफ डेथ क्या है? एस्फिक्सिया, which is caused by the suspension of the body by ligature which encircles the neck, the constricting force being the weight of the body। अब ये थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म है, इसको आप गौर से देखें कि हैंगिंग इज ए फॉर्म ऑफ एस्फिक्सियल डेथ। जो हैंगिंग है वो एक एस्फिक्सियल डेथ की किस्म है, विच इज काज बाय द सस्पेंशन ऑफ द बॉडी, कि जिसमें जब गला जो है वो आपकी बॉडी लगे, जस्ट होल्ड अ मिनट। अच्छा जी, इसमें बॉडी जो है सस्पेंड करती है बाई लाइगेचर, जो भी रस्सी या दुपट्टा जिसके जरिए गला ऊपर लटकाया गया है उसके जरिए बॉडी जो है वो सस्पेंड करेगी हवा में, विच इन सर्कल दी नेक। वो जो लाइगेचर है, लाइगेचर किसी भी रस्सी या जो भी चीज़ यूज़ की गई है लटकने के लिए उसको कहते हैं, वो नेक इन सर्कल करेगी। और कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स बीइंग द वेट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे गौर करें ज़रा कि जो कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स है जो गला दबा रही है वो क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का वेट है वो ग्रेविटी के जरिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारे गले पे प्रेशर पड़ेगा तो वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, वो उस रस्सी के जरिए से गला दबाया जाएगा। इसको हम कहते हैं हैंगिंग। हैंगिंग इज एस्फिक्सियल डेथ विच इज काज्ड बाय सस्पेंशन ऑफ द बॉडी बाय लाइगेचर विच इनसर्कल्स द नेक, द कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स बीइंग द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब हैंगिंग की टाइप्स हैं, देखें ना, हैंगिंग की भी कई तरह की टाइप्स हैं, कोई भी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। कंप्लीट हैंगिंग है, ये नाम से भी जाहिर है। पार्शियल हैंगिंग है जिसमें पार्शियल हैंगिंग होगी, टिपिकल हैंगिंग है, एटिपिकल हैंगिंग है। ठीक है जी। अच्छा जी, कंप्लीट हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग में क्या है? व्हेन फीट डू नॉट टच द ग्राउंड एंड वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स एज अ कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स। जब पाँव ज़मीन से ऊपर हों, ऊंचे हों, ज़मीन को टच नहीं कर रहे होंगे तो ये कहेंगे कि कंप्लीट हैंगिंग है, ये मुकम्मल सही तरह से हैंग हुआ है बंदा। ठीक है। तो इसमें जो वेट ऑफ बॉडी है वो कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स होगी। पार्शियल हैंगिंग, पार्शियल हैंगिंग में क्या है? व्हेन वेट ऑफ द हेड एंड नॉट द होल बॉडी एक्ट्स एज अ कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स। इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात पाँव ज़मीन में लग जाते हैं, ऊंचाई का फ़र्क होता है, या रस जो जहाँ से लटकने की कोशिश की, कोई जो कुर्सी थी, जो चेयर थी, वहाँ पे पाँव लग गया है, या इस तरह से जिस्म कहीं पे अगर जो प्रॉपर हैंग ना हो सके, ज़मीन पे पूरा प्रेशर ना पड़ सके, तो इसको हम कहेंगे पार्शियल हैंगिंग। इसमें जो कंस्ट्रिक्टिव फोर्स होगी वो हेड होगा, हेड ऊपर से टिल्ट करेगा, एक साइड पे होगा, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है एस्फिक्सिया होगा, लेकिन ये कंप्लीट हैंगिंग नहीं है। टिपिकल हैंगिंग, जो कंप्लीट हैंगिंग है वो टिपिकल हैंगिंग होती है। उसमें क्या होता है कि द लिगेचर इज सिचुएटेड इन द मिड लाइन अबव द थायराइड कार्टिलेज एंड रन्स सिमेट्रिकली अपवर्ड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेक टू द ऑक्सीपिटल रीजन। इसमें लिगेचर जो है वो मिड लाइन पे होता है, थायराइड जो हमारी कार्टिलेज है उसके ऊपर। ठीक है जी। एंड रन सिमेट्रिकली, दोनों साइडों पे जो रस्सी होती है वो एक ही तरह से रन करती है, ऊपर की तरफ जहाँ पे बांधा हुआ होता है। ऑक्सीपिटल रीजन जो हमारा नेक की बैक साइड वाली रीजन है, ये अभी टिपिकल, ये अभी आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाते हैं। अच्छा जी, ए टिपिकल हैंगिंग क्या है? एनी वेरिएशन ऑफ द स्टैंडर्ड पोजीशन। जो स्टैंडर्ड पोजीशन जो टिपिकल हैंगिंग हमने डिस्कस की है, अगर इसमें से कोई भी वेरिएशन हमें नजर आई है तो वो ए टिपिकल हो जाएगी, टिपिकल नहीं रहेगी। सर टिपिकल हैंगिंग को दोबारा रिपीट कीजिएगा। करते हैं, मैं खुद से ही रिपीट उसको नहीं किया ताकि ये पिक्चर दिखा सकूं। ये पिक्चर देखें और बताएं ये टिपिकल हैंगिंग है या ए टिपिकल है। पिक्चर देख के बता सकते हैं ये टिपिकल हैंगिंग है या एटिपिकल है? सर टिपिकल है। ये टिपिकल है। टिपिकल हैंगिंग में क्या बात हुई थी कि जो मिड लाइन है हमारी नेक के ऊपर थायराइड कार्टिलेज पे, वहां पे रस्सी होगी और सिमेट्रिकली अपवर्ड जाएगी। ये देखो ना, ये रस्सी और ये दूसरी साइड वाली रस्सी दोनों सिमेट्रिकली ऊपर की तरफ जाएंगी।
और जो इसको लाइगेचर कहते हैं रस्सी को, और ये रस्सी जब बैक साइड पे आएगी तो ये ऑक्सीपिटल रीजन पे आएगी। हमारा ब्रेन का ये वाला रीजन कौन सा है? ऑक्सीपिटल रीजन। अब मैं आपको दोबारा से दिखाऊं। लाइगेचर इज सिचुएटेड इन द मिड लाइन above the thyroid cartilage and runs symmetrically upward on both sides of neck to the occipital region, कि जिसमें जो लाइगेचर है वो हमारे मिड लाइन पे होता है, थायराइड कार्टिलेज से ऊपर होता है और सिमेट्रिकली ऊपर की तरफ जाता है नेक से ऑक्सीपिटल रीजन पे। तो ये क्या है? मिड लाइन थायराइड कार्टिलेज से ऊपर है और सिमेट्रिकली ऊपर जा रहा है हमारे ऑक्सीपिटल रीजन की तरफ। तो ये है जनाब टिपिकल हैंगिंग लाइगेचर। लाइगेचर नॉट पर्टिकुलर, मतलब इसके लिए कोई भी खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाइगेचर क्या होना चाहिए या किस तरह का होना चाहिए। इट कैन बी रोप, चेन, वायर, लेदर स्ट्रैप, बेल्ट, स्कार्फ, धोती, साड़ी, दुपट्टा, ये सारी चीज़ें लाइगेचर का काम कर सकती हैं। जो पसंद आए किसी को वो लाइगेचर का काम ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि रस्सी ही हो या तार हो, मीन्स के कोई भी ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सके तो वो लाइगेचर का काम कर सकती है। अच्छा जी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मैच दी लाइगेचर विद दी लाइगेचर मार्क। ये अहम है कि लाइगेचर को लाइगेचर मार्क से मैच भी कर लिया जाए, कि हमारे पास लाइगेचर जो है वो बिल्कुल मतलब हमें मिला है कि ये इसने, कहते हैं कि इसने जनाब ये दुपट्टे के साथ हैंग किया है अपने आप को, लेकिन जो लाइगेचर मार्क है वो बड़ा बारीक है, हमें लग रहा है कि शायद ये वायर थी। तो इसलिए दोनों चीज़ों को, लाइगेचर का जो निशान हमारी गर्दन पे लगा हुआ है लाइगेचर मार्क, उसको असल लाइगेचर के साथ मैच करना चाहिए कि आया कि ये उसका ही है। ठीक है, और फिर ये भी देखना होता है कि क्या ये लाइगेचर इतना मजबूत है कि ये जितनी बंदे की बॉडी का वेट था वो उसको हैंडल कर सके। हो सकता है ना बाज़ औक़ात के लाइगेचर में कोई कॉटन का बना हुआ और बॉडी का वेट ही ना ले सकता और इल्ज़ाम लगा दिया गया हो कि ये इसने यूज़ किया है। तो ये चीज़ें भी साथ में हमने मैच करनी होती हैं। और फिर हमने जब लाइगेचर को उतारना है बॉडी को नीचे, तो नॉट से, जो नॉट लगी हुई है वहाँ से लाइगेचर को काटते हैं। सिम्टम्स, मौत का मंजर आप इसको कह लें कि जो मरने वाला वो क्या फील करता है। ये जो कंप्लीट हैंगिंग है इट इज़ वेरी रैपिड और सिम्टम्स यूजुअली कोई ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन कुछ क्या नज़र आती हैं? फ्लैश ऑफ लाइट बिफोर आइज, आंखों के सामने रोशनियाँ सी फील होती हैं और कानों में रिंग्स बजती हैं, कानों में शोर सा होता है। ये हैं कुछ सिम्टम्स जो उसको, मरने वाले को एंड पे फील होती हैं। फ़ौरन ही बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है। The individual can do nothing to help himself even if it was possible। जब कंप्लीट हैंगिंग हो गई है तो इंडिविजुअल अगर अभी थोड़ी देर जिंदा भी है तो वो अगर अपने आप को बचाना भी चाहे तो नहीं बचा सकेगा, क्योंकि उसमें इतनी हाइपोक्सिया हो गया होगा कि वो अपनी आप भी मदद नहीं कर सकेगा। और रेस्पिरेशन ज़ाहिर है जब जैसे ही हैंगिंग होगी रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगी, लेकिन हार्ट कुछ देर बाद स्टॉप होगा। वो आपने पढ़ी है हमने पीछे के हार्ट को कुछ टाइम लगता है उसको डेथ होने में हार्ट की। काज ऑफ डेथ हैंगिंग में क्या है? एस्फिक्सिया। ठीक है, इसमें होता क्या है? एस्फिक्सिया होती किस तरह है? लाइगेचर फोर्सेस द टंग अप। जो लाइगेचर थी, जो रस्सी थी, उस वो बॉडी का प्रेशर जब पड़ा तो उसने टंग को, जुबान को ऊपर की तरफ फोर्स किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे एयर पैसेज है वो ऑक्लूड हो गया, रुक गया। और इस सारे काम को कम से कम 15 किलो टेंशन चाहिए, 15 किलो का वजन चाहिए। ट्रेकिया को ऑक्लूड करने के लिए अगर बॉडी का वजन 15 किलो या उससे ज़्यादा होगा तो ही ट्रेकिया जो है वो ऑक्लूड होगा। अगर आपने कोई ऐसी बॉडी देखी है जिसका वजन ही इतना नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई फाउल प्ले है, कोई ना कोई मशकूक बात है। 15 किलो वजन चाहिए ट्रेकिया को ऑक्लूड करने के लिए। सेरिब्रल कंजेशन, जो ब्रेन की तरफ जनाब ब्लड सप्लाई जा रही थी वो भी रुकनी है, क्योंकि वेन्स हमारी और आर्टरीज यहीं से गुजर रही हैं। तो क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जगलर वेन हो जाएगी बाई कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा और जगलर वेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। 2 किलो वजन हो तो फिर इससे ये हो सकती है। फिर है जी सेरिब्रल एनोक्सिया, क्योंकि हमारा ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन ही पूरी नहीं गई तो एनोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी। कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारी ऑक्लूड हो जाती है, रुक जाती है जब 4-5 किलो वजन हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। और जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो भी ऑक्लूड हो जाएगी अगर 20 किलो वजन या उससे ज़्यादा हो। जो हमारा वेगल इनहिबिशन रिफ्लेक्स है वो भी, हमें जो हमारा वेगस नर्व है जो ब्रेन से आ रही हैं वो सारी, क्योंकि अक्लूड हो गई है, जो हमारा कंप्रेशन हो गई है नेक के ऊपर, तो हमारे रिफ्लेक्स भी वो उस तरह के नहीं रहेंगे।
फिर हमारे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है सर्वाइकल स्पाइन में, उनका भी फ्रैक्चर हो सकता है। 2, 3 और 4 नंबर जो वर्टिब्रा हैं उनका फ्रैक्चर हो सकता है। अब ये सारी जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, ये इनमें से कोई एक कंडीशन भी हो सकती है या कम्बिनेशन ऑफ फ्यू कंडीशन भी हो सकता है, कि हो सकता है सेरिब्रल एनोक्सिया भी हुआ है, उसमें फ्रैक्चर भी हो गया है, उसमें जो है कंजेशन भी हो गई है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं और कोई एक चीज़ भी हो सकती है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, मरने के बाद किस तरह की चीज़ व किस तरह की बॉडी नज़र आएगी, उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बाहर से कैसे बंदा नज़र आ रहा है, और दूसरी इंटरनल अपीयरेंस है। एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या है जनाब, 3 चीज़ें हैं। अबव द लेगेचर, लेगेचर जो हमारी रस्सी थी उसके ऊपर किस तरह की स्किन नज़र आ रही है। बीनीथ द लेगेचर, जो लेगेचर है उसके नीचे वाली स्किन किस तरह की नज़र आ रही है। और बिलो द लेगेचर, के लेगेचर जहाँ पे था उसके नीचे जो बाकी बॉडी है वो किस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है जी, अबव, बीनीथ और बिलो। अबव द लेगेचर क्या नज़र आएगा हमें, टिल्ट ऑफ द हेड, जो हमारा हेड है वो एक साइड पे हो जाएगा, लेफ्ट या राइट, सीधा नहीं रहेगा। प्रोट्रूजन ऑफ टंग, जो जुबान है वो बाहर आ जाएगी। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा जो है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कार्डियोस्पार्स जो अभी हमने डिस्कस किए थे कि जो जब ब्लड रुक जाता है तो कुछ स्पॉटिंग बन जाती है वेन्स और आर्टरीज के ऊपर, वो कार्डियोस्पार्स हैं। कंजेशन ऑफ द फेस जो है वो भी कंजेस्ट होना शुरू हो जाएगा ऐसा ऐसा। पिटेचियल हेमरेज है वो भी हमारे स्किन पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मिडल एयर, वो भी हेमरेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अबाव द लेगेचर में। ये आपने कैटेगोरिकली याद करनी है चीज़ें, कि लेगेचर से ऊपर क्या है, लेगेचर से नीचे क्या है, और लेगेचर के जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे कैसे है। बीनीथ दी लेगेचर, लेगेचर के अंदर वाली साइड जहाँ पे स्किन को साथ लेगेचर लग रहा है वहाँ पे किस तरह का होगा। वहाँ पे हमने देखना है कि जो नूज़ जो लेगेचर की वो नॉट मारी गई है, वो क्या एक जगह पे फिक्स हुई हुई है या उसने पूरी गर्दन को मतलब वो किया है, डैमेज किया है। पोजीशन ऑफ द नॉट, नॉट लगी किस जगह पे हुई है। कोर्स ऑफ लेगेचर, लेगेचर किस तरह से गया है, आगे से पीछे की तरफ गया है, पीछे से आगे की तरफ गया है, लेफ्ट से राइट, इस तरह से ये सारा हमने देखना है। लेगेचर की विड्थ कितनी है, मीन कि वो रस्सी जो है उसकी विड्थ कम होगी, जो दुपट्टा है उसकी विड्थ ज़्यादा होगी। मल्टीप्लिसिटी हमने देखनी है कि क्या एक था या ज़्यादा थे। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, किस जगह पे एग्जैक्टली जो है बॉडी सस्पेंड कर गई। लेगेचर स्लिप तो नहीं हुआ कि गर्दन पे नीचे था तो नीचे से ऊपर गया हो, स्लिपिंग ऑफ लेगेचर, ये भी देख सकते हैं। बॉडी का वेट कितना है, ये सारी चीज़ें हमने बीनीथ दी लेगेचर जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए देखनी है। फिर अब बिलो की लेगेचर, कि जहाँ लेगेचर था उसके नीचे जो बाकी बॉडी बचती है वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी। पोस्टमार्टम लिविडिटी हमने देखनी है। अगर बंदा इस तरह से हैंगिंग में मरेगा तो लिविडिटी में क्या होगा, ग्लव एंड स्टॉकिंग होगा। मीन्स कि हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो हमारे पाँव हैं, जो हमारे हाथ हैं, वहाँ पे ब्लश डिस्कलरेशन सबसे पहले शुरू होगी, क्योंकि वहाँ से ब्लड वापस नहीं आ रहा ना। तो इस वजह से जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है, अगर बंदा हैंगिंग से मरा है तो पाँव और हाथों में ज़्यादा होगी। जो हमारे स्फिंक्टर्स हैं, जो बॉडी के स्फिंक्टर्स हैं, जो हमारे मतलब कंट्रोल करते हैं हमारा यूरिनेशन वगैरह, वो भी रिलैक्सेशन हो जाएगी, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अगर पार्शल हैंगिंग है तो फिर हम देखेंगे कि कोई लेग्स को इंजरी तो नहीं, टांगे कहीं अड़ी तो नहीं थी मरने से पहले, तो वो हम देख सकते हैं। अच्छा जी, हमने पढ़ा एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया के आगे हमने पढ़े साइंस। साइंस में हमने पढ़ा एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस में हमने देखा कि तीनों जो लेगेचर है उसके ऊपर किस तरह होता है, उसके नीचे किस तरह होता है, और लेगेचर जो है उसके साथ जो स्किन आती है उसके नीचे वो किस तरह की होती है। ये हमने पढ़ लिया एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब हमने पढ़ी इंटरनल अपीयरेंस। इंटरनल अपीयरेंस में जो हमारी नेक है उसके अंदर हेमरेज होगा। ड्राई वाइट जो हमारी स्किन है वो ड्राई होती जाएगी। ठीक है। जो मसल्स है हमारे स्टर्नोमास्टाइड वगैरह, वो रप्चर होंगे या कट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ट्रांसवर्स टेयर जो है वो आ जाएगा करोटिड आर्टरी में। हाइड बोन जो हमारी गले की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो जाएगी। क्रिकाइड और थायराइड कार्टिलेज भी फ्रैक्चर होंगी। जो हमारे कंजेशन है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो कंजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ब्लड नहीं पहुंच रहा, ऐसा ऐसा कंजेशन हो जाएगी, पोटेंशियली हेमरेज हो जाएगा। अच्छा जी, डायग्नोसिस क्या है, हम कैसे देखेंगे कि ये हैंगिंग ही है। सबसे पहले तो विजिबली हमने देखना है कि लाइगेचर मार्क है नेक के अराउंड, मीन्स कि हमारी जो नेक है उस पर कोई निशान है कि लाइगेचर यहाँ पे रस्सी जो है उससे फंदा लिया गया है।
फिर देखेंगे प्रेजेंस ऑफ एब्रेजन, कोई जख्म नज़र आ रहा है, एकाइमोसिस, वहाँ पे कोई ब्लूश डिस्कलरेशन जो थी वो नज़र आ रही है, कोई रेडनेस तो नहीं नज़र आ रही जहाँ पे रस्सी थी। फिर सलाइवा माउथ से क्या निकला हुआ है, फिर लेरिंक्स और ट्रेकिया जो है उसकी ब्लूश डिस्कलरेशन है कि नहीं है, फिर जो हमारी कैरोटिड आर्टरीज एंटीमा है वो रप्चर हुई हुई है कि नहीं, फिर एस्फिक्सिया के जो साइंस हमने पीछे पढ़े हैं कि ओवरऑल जो हमारी स्किन किस तरह से होने लग जाती है ब्लश सी, वो हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसको करती हैं डायग्नोज, क्या है कि ये वाकई हैंगिंग है या मरने के बाद बंदे को लटकाया गया है या बंदा लटक के मरा है। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मारिया 418 आप बताओ कि जो कंप्लीट हैंगिंग क्या है? मारिया बीबी 418। सर कंप्लीट हैंगिंग में ये होता है कि बॉडी जो है वो फुली हैंग्ड होती है और उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन पर नहीं लगते, ठीक हो गया। सवेरा लगे हुए होते 436 आप बताएं कि पार्शल हैंगिंग क्या है? सर उसमें आपके पाँव जो है वो ज़मीन के साथ में जिस स्पोर्ट को लेके आप जो है वो हैंग हो रहे हो उसके साथ अटैच्ड होंगे और आपके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इन एयर होगा। ठीक हो गया। अनसा अवान आप बताओ कि जो टिपिकल हैंगिंग है वो कंप्लीट हैंगिंग होगी या पार्शल होगी? अनसा अवान आप बताओ जो टिपिकल हैंगिंग है वो जी सर। टिपिकल हैंगिंग कंप्लीट होगी कि पार्शल होगी? सर कंप्लीट होगी। कंप्लीट होगी। ठीक हो गया जी। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है? हमने देखना है कि जो डेथ है बंदे की या फीमेल या जो भी था उसकी हैंगिंग की वजह से हुई है या पहले मारा गया फिर लटकाया गया है, वेदर दी हैंगिंग वाज सुइसाइडल, होमिसाइडल या एक्सीडेंटल। फिर हमने ये देखना है कि अगर हैंगिंग ही है तो फिर हमने देखा है ना कि क्या हैंगिंग उसने खुद की, सुइसाइड की, या किसी और ने उसको लटकाया, होमिसाइड है, या बाई चांस एक्सीडेंटल हैंगिंग हो गई है। अब फिर हमने देखना है कि टिपिकल हैंगिंग है जो कि पीछे हमने देख ली ऑब्लीक वाली, या नॉन कंटिन्यूस हैंगिंग है कि हैंगिंग प्रॉपर नहीं हुई, या लेगेचर गर्दन से भी ऊपर चला गया है। तो जाहिर है अगर एग्जैक्ट गर्दन के ऊपर लेगेचर नहीं रहेगा, ऊपर थोड़ी की तरफ चला जाएगा तो डेथ नहीं होगी या चांस कम हो जाएंगे। फिर एब्रेजन हम देखेंगे कि कोई जख्म वगैरह तो नहीं, कोई एक्मोसिस तो नहीं नज़र आ रही, ब्लश डिस्कलरेशन तो नहीं नज़र आ रही लेगेचर मार के ऊपर। फिर जो हमारी कैरोटिड आर्टरीज हैं वो देखेंगे कि वो टेयर हुई हैं या कट हुई हैं कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि सलाइवा वगैरह मुंह से बाहर आया हुआ है कि नहीं, कुछ साइंस ऑफ एस्फिक्सिया हैं कि नहीं। ठीक है जी, ये है जनाब हमारी मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर जी नॉन कंटिन्यूस हैंगिंग कौन सी होगी? नॉन कंटिन्यूस हैंगिंग वो है जिसमें पहले लटका है बंदा, वो सही लटक नहीं सका, ठीक है, कहीं अड़ गया है नीचे से या किसी ने उसको पकड़ लिया है, वो मुकम्मल जो एक प्रॉपर हैंगिंग होनी थी वो नहीं हुई, थोड़ा सा हैंगिंग हुई है लेकिन उसको किसी ने बचा लिया है या वो खुद कहीं अड़ गया तो कंटिन्यूस नहीं रही। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। अटेंडेंस का स्नैपशॉट ले लें। अब्दुल्ला 413 कोई क्वेश्चन आपका? सर ले लिए एसएस। ओके गुड। सर आप जब मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो ग्रुप में मैसेज कर दिया करें ज्वाइन का। अल्लाह अकबर। आपको जब एक टाइम दे दिया गया है कि हफ्ते को वेडनेसडे को इस दिन है, ट्यूसडे को इस दिन है और थर्सडे को इस दिन है, तो फिर क्या हर दिन जाके आपको सोते में से उठा